बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फ़वाद मुनीर मुग़ल। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मौजू है निज़ाम इंसाफ और आम आदमी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एडवोकेट मुईन अहमद एक सीनियर प्रैक्टिसिंग वकील हैं जो गुज़िश्ता 15 सालों से वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने अपनी कानूनी खिदमात के ज़रिए आम आदमी की आवाज़ को अदालतों तक पहुँचाने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। वो न सिर्फ अदालतों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं, बल्कि समाजी और कानूनी शऊर की बेदारी के लिए भी मुतहरिक रहते हैं। इनका तजर्बा, कानून से गहरी वाकफियत और अवामी मसाइल पर गहरी नज़र इन्हें आज के प्रोग्राम के लिए एक मौजू तरीन मेहमान बनाती है। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो मोइन। थैंक यू मिस्टर फवाद। इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन और वेलकम। माशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी काविश है जो कि आम आदमी को एटलीस्ट लॉ से फेमिलियर करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे टॉपिक्स के आपको डिफरेंट किस्म के वीडियोस भी मिल जाती हैं, आपको वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। लॉ एक ऐसी फील्ड है कि इसके लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कानून के हवाले से बहुत कम काम हुआ है। और माशाल्लाह आप जैसे जो वकला साहिबान हैं और एक्टिव लोग हैं, वो एक लेमैन को एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पर आम आदमी को अपने सवालों का सादा फहम अल्फाज में जवाब भी मिल जाता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलवाने के लिए। मुइन, माशाल्लाह आप 15 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल। आपने बहुत कुछ देखा होगा। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है। मैं तो आपको अब मतलब 10 साल बाद वैसे भी बंदे के साथ सीनियर एडवोकेट लग जी जी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। सीनियर एडवोकेट तो आप हो चुके हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मुइन, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है, जी जी। क्या इसकी रसाई आम आदमी तक आसानी से है? देखिए जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर इसलिए नहीं दिया जा सकता कि मैं लाहौर में, हम चूँकि प्रैक्टिस करते हैं, और लाहौर का जो निज़ाम इंसाफ जो है, जो कि जुडिशरी है, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी तकरीबन आप समझ लें कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर जो अदालतें होती थी, पुरानी सेशन कोर्ट थी, उसको डिमोलिश किया गया, फिर अब नई सेशन कोर्ट बनाई गई। आबादी जिस तरह से लाहौर की बढ़ रही है और जिस तरह से केसेस जो हैं वो बल्क में डेली बेसिस पे वो फाइल हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग्स की, वो बहुत कम है। ठीक है। उसको कैटर करने के लिए इन्होंने रिसेंटली जो सिविल कोर्ट्स थी उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसको डिवाइड करने से जहाँ पर एक तरफ उन्होंने लोगों को ये सहूलत दी कि आप डिफरेंट जगहों पर जाके, जहाँ पर रश कम हो, अदालतें भी मुहैया हों, आप वहाँ पर जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर मुश्किलात ये बन गई कि एक मतलब ज़ाहिर है लाहौर में जो वकील बैठे हैं उन्होंने ही उन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल। तो एक वकील साहब अगर हाई कोर्ट में बैठे हैं और उनका केस मॉडल टाउन में लगा है, तो वो मॉडल टाउन में जाने और आने का जो सफ़र है वो सिर्फ मॉडल टाउन के केस को ही पूरा ठीक। उतरता है। सिविल कोर्ट में केस लगा है या कैंट कोर्ट में लगा है तो आप उसको अपीयर नहीं हो सकते, उसको अटेंड नहीं कर सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि अदालतों को यकजा करना अदालतों को चाहिए यकजा करना एक चाहिए। जगह पे। इसके लिए इन्होंने पहले जो ईवान अदल थी, फिर उसके साथ एलडीए कॉम्प्लेक्स भी ले लिया, अब कोऑपरेटिव बिल्डिंग भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारे मसाइल। पार्किंग का इशू सबसे बहुत बड़ा इशू है। सॉरी मोइन, आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल से अगर हम सिविल कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग को देखें, बिल्कुल वो खाली होती है, उसमें 10 अफराद तो मैंने बैठे देखे हैं, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। पिटीशंस तब लगती हैं जी जी। जब इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल उनकी ऐसे ही हियरिंग है। होती है। बिल्कुल यूं ही है। उसके साथ आप वापस आए ना थोड़ा सा जी जी। सिविल लाइन कॉलेज की जी तरफ, जी। तो आपकी वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी है। वो डिस्पेंसरी है। पुराने कमरे हैं, जी उसमें दरख्त लगा हुआ है बिल्कुल। और चंद गाड़ियां खड़ी। नहीं तो क्यों ना आप उस बिल्डिंग को भी और इस बिल्डिंग को भी एक्वायर किया जाए? किया जा सकता है। आप इसे थोड़ा सा और भी पीछे जाएं तो वो जो कमिश्नर ऑफिस है, वो जो कि अब सेक्रेटेरिएट ने अपने काबू में कर लिया है, वो और वो मतलब शिफ्ट हो गया उधर से। मैं ये इनकी इन बातों को सामने रखते हुए लगता ये है कि जो मौजूदा या पिछली गवर्नमेंट्स भी हैं, निज़ाम इंसाफ कभी भी इनकी प्रायोरिटी एज सच रहा नहीं रहा। नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर ये होता तो अब तक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बन चुका होता किसी एक जगह पे, चाहे वो हाई कोर्ट से दूरी क्यों ना हो,
किसी एक जगह पर जहां पर सभी कोर्ट्स जो हैं, एंटी करप्शन की कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल की और सेशंस की जितनी भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे वाले जितनी भी जुडिशरी है, एक ही कॉम्प्लेक्स में आ जाए, वहीं पर उनकी पार्किंग हो, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो ये तमाम तर ये जो अभी तो ये हम बिल्कुल इनिशियल बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो हमारे और बहुत से मिसाइल, जिसमें जजेस की कमी सबसे बड़ा एक अलमिया कह लें आप। फिर उससे आगे हम चलते हैं, मैं इन सब चीज़ों पर बारी बारी बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, मोइन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपका तो डेली बेसिस पे हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में जाना होता है। आप माशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों में आप जाते रहते हैं और आपको हम देखते भी रहते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दूसरी कोर्ट्स में भी गए हैं, जी जी, पिंडी में गए हैं, पेशावर में गए हैं, जी जी, उनका अगर कंपैरिजन आप सिविल कोर्ट का करें, जी जी, तो सिविल कोर्ट के बाहर एक मछली मंडी का मंजर है, मोटर बाइक्स की 3 लेन्स हैं, यूं ही है और बुरा हाल गर्मी का। बिल्कुल। मुझे बताएं कि इसका क्या हाल है, क्या इंसाफ जो है आम आदमी, क्या मैं तो समझता हूं कि कोई खास आदमी भी हो ना, जी जी, जिसको हम कहेंगे जी ये पैसे वाला बंदा है, बिल्कुल, वो भी वहां पे जाके मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा? बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। इवन के लॉयर्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। लॉयर क्या मतलब आर्ग्यू केस को करेगा? क्या आर्ग्यू करेगा कि जब इतनी गर्मी में वो अगर बाइक पे जाता है तो आगे पार्किंग नहीं मिलती, गाड़ी पे जा मतलब बाइक वाले को अगर पार्किंग नहीं मिल रही तो गाड़ी वाला तो भूल ही जाए ना। पैदल चल के जाता है तो गर्मी से वैसे उसका बुरा हाल हो जाता है। पानी का वहां पर पीने का अच्छा इंतजाम नहीं बहुत है। बुरा आलम है वहां पर पानी का। वो रेडियो से वो पी लो, गन्ने का रो पी लो। वो भी वहां पर बुरे मतलब हाँ। आप अगर सिर्फ निज़ाम इंसाफ की कुछ बेसिक इनिशियल चीजें ठीक कर लेना तो एटलीस्ट लोग थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त कोई कोर्ट में जाता है तो शौक से तो जाता नहीं, बिल्कुल, वो जाता है और वो भी पाकिस्तानी कोर्ट में तो जिसके बारे में वैसे ही मशहूर है कि बाहर के लोग जो है वो अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। पाकिस्तान में अगर कोई करता है तो वो कहता है मैं हशर वाले दिहाड़े दिन पूछांगा। अच्छा मोइन, मैंने अपने बड़ों से सुना है जी जी कि दुआ मंगया करो कि अल्लाह तानू 3 चीज़ां तो बचाए। बिल्कुल, अदालत, अस्पताल ते थाना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और वो ये आपने बड़ों से सुना है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज आज भी कायम है। उसी फर्क तरह नहीं आया, नहीं आया। आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि ये वाला मामला मैंने इस तरह से रिजॉल्व करना है, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ, तो मेरी मोस्ट प्रायोरिटी जो आउट ऑफ कोर्ट हो जाए तो आउट ऑफ कोर्ट मैं उसको कहता हूँ कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आपको 20 to 25% लॉस भी होता है ना, गो फॉर इट। आप उसको फौरन होल्ड कर लो, नहीं तो आपको अदालतों में चक्कर लगाने के बाद समझ आएगी कि मैं 50% लूज कर चुका हूं और आगे क्या बनेगा मुझे पता नहीं। चाहे वो फैमिली मैटर है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रेवेन्यू वाले जो है वो वैसे ही अल्लाह ही हाफिज है कि रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में बैठे बंदे अपनी मनमानी करते हैं। चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, उड़ा के वो मारते हैं, उड़ा के। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्राइवेट पार्टी के साथ बेस्ट सॉल्यूशन है। इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एडीआर भी आ गया, एडीआर का, आर्बिट्रेशन का। और आर्बिट्रेशन के लिए भी लोगों को बार बार कहना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए, होनी चाहिए कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कुछ लो कुछ दो के असूल के तहत आप अदालतों की ख्वारी से बच सकते हैं। अदरवाइज अच्छा मोइन, यहाँ पे एक सवाल इसके साथ ये आ जाता है, वो हमारे वकला से मुतल्लिक है। जब हम एडीआर में जाते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये एडवोकेट अवेयरनेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि जब हम एडीआर में जाएंगे ना तो हमारी तो फीसें मारी गई, बिल्कुल ऐसे, हमारी तो अपील नहीं निकलनी, दुरुस्त कह रहे हैं, हाई कोर्ट तक नहीं हमने जाना। इसका आप क्या सोल्यूशन बताते हैं? इसके इसी चीज को कैटर करने के लिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पब्लिक को, चूंकि देखें केस अगर मेरा है तो डिसीजन भी मेरा है, ठीक है। मैंने अगर वकील कहे कि भाई यूं नहीं यूं कर लें तो फाइनल डिसीजन मेरा है। अगर मेरे सामने एक आर्बिट्रेटर बैठा है और मुझे बता रहा है कि आप ये ले लें, ये दे दें, तो आपका मैटर अभी देयर एंड देन खत्म हो जाएगा, तो उसको वहीं पर फैसला, चूंकि फाइनल डिसीजन अथॉरिटी उसी की है, तो वही वहीं पर डिसाइड करे। अगर वो वकील की बातों में आएगा
कि वो अब जाहिर है उसको भी समझ आ जानी चाहिए कि वकील साहब अपनी फीस बना रहे मैं हैं। ये समझता हूँ कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जिस तरह जी लाहौर बार का है, जी जी मतलब कैंटीन भी साथ है, काफी रश होता है वहाँ जी पे। जी हाई कोर्ट बार हमारा कराची शोहदा हॉल है, जी जी डॉक्टर जुवैद इकबाल ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है। वहाँ पे जो हमारे बेसिकली हमारी एक प्रॉब्लम ये भी आती है, जब हम कोई किसी लॉ को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, जी तो हम उसकी पहले ना उसका जो आगाज होता है ना कि ये इंट्रोडक्शन ये आ क्या रहा है, वो हम बिल्कुल भी नहीं, उसकी एबीसी नहीं बताते, हम डायरेक्ट छुरा नहीं जिसको कहते, गोंपना सर पे किसी के वो मार देना, मारना, और वो फिर चकरा जाता है कि यार ऐसे कोई ये खतरनाक पता नहीं है क्या चीज है। मैं हूं गया। बिल्कुल ऐसे। जबकि आपको जो मैं वकील का खतरा समझ रहा हूं ना कि वकील एडीआर से क्यों घबरा रहा है, वो इसलिए घबरा रहा है सिर्फ एक चीज से कि मेरी फीस मर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। मैंने जो एडीआर के कोई एटलीस्ट 15 केसेस मैंने अच्छा, अटेंड आपने किया। किए हाँ हैं? जी, मैंने ठीक एडीआर है। के केसेस अटेंड किए हैं। उसमें मुझे दो चीज़ें देखने को मिली हैं। वकला की फीसिस वाला जो मैटर है ना, वो मुझे मैक्सिमम 5 to 10% देखने को मिला है। अच्छा, ठीक है। 90% लोग जो है उनकी ये जो डिसीजन है ना, उनका डिसीजन इसलिए क्यों होता है क्योंकि वो या ईगो या किसी को जानबूझ के मैंने तंग रोलना करना, है, मैंने इसको तंग करना। फ्रिवलेस लिटिगेशन जिसको हम फ्रिवलेस कहते हैं। लिटिगेशन। ठीक है। अब फ्रिवलेस लिटिगेशन को भी जब तक हम रोकेंगे नहीं, जो कि अदलिया का और काम वो है, अदालतों पे बोझ भी कम नहीं वो होगा। बोझ कम नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं कम हो सकता। आपकी इस वक्त लाहौर की अकेली लाहौर की अदालतों में एटलीस्ट 50 to 60% लिटिगेशन जस्ट फ्रिवलेस लिटिगेशन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर फ्रिवलेस लिटिगेशन अदालतों में इतनी पेंडिंग है तो उनका फैसला या उनको इधर भी डिसाइड कोर्ट क्यों नहीं करती, उनको खारिज क्यों नहीं करती? देखिए मोइन, इधर फिर हाँ, क्वेश्चन मार्क आता है वकला पे, हम पे वकला आता पे है। भी और जजेस पे भी। नहीं, जजेस अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते। अब मैं पूछना चाहता वो हूँ उससे आपसे अगला क्वेश्चन कि बिल्कुल कती दुरुस्त है। आखिरी मौका, बिल्कुल ऐसे ही है। कती कती लिखा होता है, जिस दिन सुप्रीम जज साहब कोर्ट ने की उसको खारिज किया तो अगले दिन ही झगड़ा हो गया, नीचे से 4 वकील आ गए जी हमें तो सुना नहीं गया, जी जी ऊपर गए, ऊपर से डायरेक्शन आ गई। इसका आप क्या कहते हैं? मतलब ये जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, जी जी इसमें आप कह रहे हैं कि जी जजेस जो हैं वो फैसला कर दें, वो जब करते हैं तो जनाब वो उसका रिजल्ट ही कुछ और निकला होता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जजेस ने अपना फैसला करना है एज पर लॉ, ठीक है। वकला से डर कर नहीं। ठीक है। नहीं, एक एज वकला, मैंने एज पर लॉ की बात की है ना, बिल्कुल एज उन्होंने पर लॉ लॉ से करें। हटके तो मुइन फैसला नहीं किया ना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, मैंने कई जजेस से इस हवाले से भी बात की है। ठीक है। और ये मूनलाइट इंटरप्राइजेस की जो जजमेंट आई है 2000 SCMR 300 पेज है उसका, ठीक है। 2018 या 19 SCMR पेज 300 है मूनलाइट इंटरप्राइजेस। उसमें जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये वर्ड लिखा हुआ है कि लफ्ज कतई आखिरी मौका, कतई 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 हाँ, आखिरी वही मौका, जजमेंट 3 दफा वो। हतमी कतई आखिरी मौका, ये बिल्कुल। तीनों वर्ड यूज हुए हैं। ये प्रैक्टिस जजेस को बंद कर देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सब पर उसी तरह बाइंडिंग है जिस तरह के एक आम शहरी पर बाइंडिंग। ठीक। नीचे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, नीचे लोअर जुडिशरी तक वो फैसला मनवन तस्लीम करते हैं, माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी यही प्रैक्टिस है। उसकी दो रीजन, एक तो जो आपने बयान की है वो है, दूसरी है जजेस का अपना खुद का बनाया हुआ खौफ कि वकला आ जाएंगे, और दूसरा कि काम का जाहिरी बात है बर्डन बढ़ जाएगा। वो बर्डन कैसे बनेगा? कतई आखिरी मौका जिस वक्त शहादत के लिए दिया जाता है 17(3) में दावा खारिज करना पड़ता है, मतलब उसका फैसला करना पड़ता है। 17(3) क्या है, मैं आम ऑडियंस के लिए भी बता दूं। ऑर्डर 17 रूल 3 CPC का वो ये कहता है कि जब वांट ऑफ एविडेंस पे आपने किसी केस का फैसला करना है तो आपने इशू वाइज फाइंडिंग देनी। ठीक है। जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उस हर इशू का फैसला देना है। ठीक है। आपने स्ट्रेट वे सिर्फ ये नहीं कहना एविडेंस नहीं आई, इतने मौके दिए जा चुके हैं लिहाजा दावा खारिज शुद नहीं। आपने उसको मेरिट पे डिसाइड करना है। ठीक है। रश ऑफ वर्क इतना है जजेस का कि वो कहते हैं अच्छा इसका फैसला करना पड़ेगा, अभी डेट डाल देते हैं कतई आखिरी मौका, वंस अगेन कतई आखिरी मौका, कतई कतई आखिरी मौका, केसेस चलते रहते हैं। नहीं, एक तरफ तो देखे ना, आपने जो है जो इशू फ्रेम हुए हुए हैं जी, हर इशू के ऊपर आपने वो अपना फैसला देना है, जज ने उसको फैसला देना है। 5 इश्यूज हैं, 5 इशू। अब शहादत नहीं आ रही तो देन फिर वो जज साहब उसको कतई आखिरी मौका इसीलिए दे रहे हैं ना कि आप अपनी एविडेंस ले आओ ताकि मेरी जो जजमेंट है ना वो सही तरीके से मैं जजमेंट को मुकम्मल करके तमाम लकूने जो हैं उसमें वो डाल के चीजों को हर तरह से कवर अप कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट खूबसूरत सवाल है आपका। यहाँ पर इसका जवाब आता है जो जजेस की ट्रेनिंग।
ठीक है, उनको वो ट्रेन तो जुडिशल एकेडमी में हो रही है ना। अच्छा, वहां पर भी मैं आ जाता हूँ, उस पर भी ठीक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अच्छा बहुत सारे कि वहां पर जो चले ये तो माने कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग का सेक्शन, आगाज हुआ हुआ है ट्रेनिंग का आगाज नहीं, तो काफी वुकला की पुराना चल ट्रेनिंग रहा नहीं है, होनी चाहिए। काफी पुराना, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, मैं इस चीज के हक में हूँ कि वुकला की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वुकला को जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। खुदारा हमारी जो देखें, नर्सरी अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, तो आपका बाग बहुत बुरा है। नर्सरी आपकी अच्छी है तो आपका बाग कमाल मुइन का होगा। मैं क्रेडिट गोज टू अहमद कयूम, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, उसके ऐसे है। साथ जो दीगर मेंबर्स हैं, बल्कि मैं सारी पंजाब बार ही इज काउंसिल, वेरी एक्टिव मेंबर जी एंड बिल्कुल, वेरी यू नो विजिलेंट कह सकते हाँ हैं जी इस बिल्कुल, फील्ड के हवाले से। और उन वो जितना भी रोल अपना प्ले कर कानूनी सकते हैं वो लूप कर रहे होल्स हैं। तो जो थे ना जी जी बार काउंसिल में जी लाइसेंस लेने के लिए, बिल्कुल वो अहमद कयूम ने उस गैप को खत्म किया है। खत्म किया है काफी और हद तक, बीवीसी काफी हद तक जी। बार वोकेशनल कोर्स कोर्स ट्रेनिंग शुरू, कोर्स जो है ट्रेनिंग कोर्स शुरू बीवीटीसी किया है, बिल्कुल। कराची शुदा हाल में भी मैंने देखा था जी हो रहा जी था, कर रहे, तो होता ही रहता है। हाँ जी। अब पहले हम लाइसेंस कैसे लेते थे, आप अपने दौर में चले जाएं, मैं 15 साल पीछे चला जाऊं, वो मैंने वो इम्तिहान, फॉर्मेलिटी से अलावा कुछ नहीं था, फॉर्मेलिटी थी भाई, बिल्कुल ये बस साइन कर गए, दें वो अब। फाइल हमारी पड़ी है, हाँ भी फवाद है, जी, साइन हुए, जाके लाइसेंस ले लो। लाइसेंस ले लें, तो ऐसा ही है। अब ठीक है, जिसने तो जो जिस बच्चे को पढ़ने का शौक है वो मतलब समझता है कि मैं प्रोफेशन में आगे तरक्की भी करनी है, मैं भी यही समझता था और मैं तो पूरी तैयारी करके गया था। मगर आगे से जो था आपने कहा ना आसान बहुत आसान, उन्होंने चाय का अच्छा कप भी ये पिलाया और आगे आसान से जब हम ले लेते हैं ना, आगे मुश्किलात पैदा होंगी, हाँ बहुत ये फिर मुश्किलात क्या आती होना हैं। है आगे जाके, जब आपने, आपको तो इंग्लिश नहीं आती, सर तैराकी नहीं सिखाई और सीधा समुद्र में धक्का दे दिया तो आप तो गोते ही खाएंगे हाँ ना। जी, आपने कहा जी छलांग लगाना आसान है, ये तो मार लो, ये तो मार लो, तो मतलब वो उसके जब बाद गोते छलांग के लगते बाद हैं। तो आपने हाथ पांव भी आपको मारने नहीं आते, तो आपने तो डूबना है ना। डूब नहीं, डूबना फिर डूबना मुकद्दर है। हाँ और मुकद्दर है, मुकद्दर उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने आपको सिखाना था कि हाँ, तैरना कैसे है। हम्म, तो ये कोर्सेज, ये जो मूड कोर्ट्स होती हैं, ये होना बहुत लामूड्स, जरूरी है। लॉ मूड्स की, लामूड सोसाइटी, बिल्कुल ये होने चाहिए। वो इस वक्त, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपके लॉ कॉलेजेस हैं उसमें जो टीचर्स हैं उनका जो वो भर्ती करना कह लें या वो, मैं तो भर्ती करना इसलिए कहूँगा, हायरिंग, हाय नहीं नहीं, भर्ती, वो ठीक भर्ती इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि भर्ती थोड़ा नफरी सा भर्ती हो नेगेटिव, रही है। नेगेटिव सेंस में आ जाता है कि वो आपने वो भर्ती किए हुए हैं कि ये कौन है, ये फलां साहब ने कहा है कि इनको एज ए टीचर रख लें। ठीक है, टीचर जो आते हैं वैसे अब तो उनका फर्स्ट डिवीजन वाले क्राइटेरिया, रख रहे हैं, अब तो जिसकी लॉ में फर्स्ट डिवीजन है ना वही आ सकता है, मैंने तो ये देखा है कि ये अच्छा ही, उन्होंने एक जो है स्क्रूटनी करते हैं जब, आप तो समझते यहाँ तक हैं, तो पहुंच गए हैं वो। आप समझते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन होल्डर है हम्म, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी स्टडी नहीं है, हम्म। तो वो अच्छे स्टूडेंट्स मार्केट में लाने में कामयाब हो नहीं हो सकता है। सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत सारा क्राइटेरिया है। मैं एज ए पहले तो लॉयर, आपकी देखें हाजिरी ही पूरी नहीं है, नहीं है पहली बात तो ये कि आपने दाखला भेज क्योंकि इसको दिया। पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर लोग मुइन समझते कहाँ हैं। कहाँ से हम इस प्रोफेशन के अंदर जो लूप होल्स हैं, किस किस खाने को हम बंद करेंगे, मुझे ये बताएं। सर बारी बारी सबको करना पड़ेगा, और यूनानिमसली करना पड़ेगा ना, यूनानिमसली हम ये सबकी ड्यूटी इनफरादी है, नहीं होना। मेरी है, आपकी है, जो इस पंजाब बार काउंसिल के इस हम्म, वक्त मेंबरान है उनकी ड्यूटी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। अहमद क्यूम साहब जैसे, मुबशर रहमान साहब जैसे, इन जैसे जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए जो रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं उनको पार करना भी उन बेचारों के लिए काफी जुए शेर लाने जैसा है। तो ये अगर एक बंदा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उसको ना करने देना भी मेरा ख्याल है सिस्टम का उतना ही नुकसान है जितना कि आप कुछ ना करके नुकसान कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की। टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए, उनका इंटरव्यू लेने वाला भी वो बंदा हो जो ये समझे कि जिसने ये स्टूडेंट पढ़ाने हैं, जो मार्केट में कल को लॉयर बन के आएंगे, वो इस तरह के बंदे एटलीस्ट होने चाहिए कि जिनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, इंटरव्यू से मुइन मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी जी जजेस हाई कोर्ट के लगाने के लिए इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया जी था, जी उनमें से एक जज भी पास नहीं हो सका। क्योंकि वो क्या वजह है, माशाल्लाह आप कह रहे हैं मंसूर जी अली वो शाह स्क्रूटनी साहब, करें, तो ये बिल्कुल स्क्रूटनी तो बिल्कुल हाई कोर्ट जजेस में भी, मतलब उनकी एलिवेशन में भी कोई इतनी नहीं सूदमंद साबित नहीं हुई। नहीं हो सकी और वो अच्छा है।
अच्छी बात अच्छा है फिर कि ये अब आपको ये एक नहीं है फिर tough जो criteria चुनाव नहीं अपनाना वही पड़ेगा। देखें, अब जो जजेस का हाई कोर्ट जजेस का जो चुनाव हो रहा है जी, जी। उस पे आपको भी तहफुजात होंगे, मुझे भी मुझे हैं। बहुत सीरियस तहफुजात हैं। नहीं मैं मुझे वो तहफुजात आप बताएं ना, मैं आपसे ये करने लगा जी, हूं कि जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी, जी। कहा कि यार आप लोगों को इतराज है तो ऐसा करते हैं कि हम इंटरव्यू कर लेते हैं। बिल्कुल। ज़ाहिर है इंटरव्यू में उन्होंने कोई जजमेंट पूछी होगी, कोई एक्सपीरियंस पूछा होगा। रेलिवेंट मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे होंगे, हम्म क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के पास मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होता रहा हूँ हम्म, और रिसेंटली मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी विद परमिशन ऑफ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मैंने केस आर्ग्यू किया है। उनका स्टाइल बहुत ही एलिगेंट और डिफरेंट है, मतलब बाकी जजेस से कॉर्पोरेट जज रहे हैं ना वो। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्रिमिनल स्टाइल है। जज और कॉर्पोरेट में फर्क यही होता है कि वो बड़ा पॉइंट हिट करते हैं, पोलाइट बेसिक। जज होता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट हिट करते हैं। हम्म अगर उन्होंने हाई कोर्ट का जज रखना है हम्म, एलिवेशन के लिए, हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने हैं उन्होंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। तो उन्होंने क्वेश्चन भी उस तरह के पूछने हैं कि जो कि एक वो कोई भी आम आदमी हम्म। समझता नहीं है कि एक क्वेश्चन हाई कोर्ट के पूछे जज गए को मोइन, आने चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए। हमारी बार का एतराज था कि जी हाई कोर्ट जज मेरिट पे नहीं लगते, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, तो यहाँ पे सियासी तैनातियां होती हैं, यहाँ पे मनपसंद बंदों को नवाजा जाता है। उन्होंने देखा और उन्होंने इस सिलसिले का आगाज किया। मोइन, हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में बात कर रहे थे जी कि काफी लोगों को इतराज था एलिवेशंस के ऊपर, ये स्टाइल हो, ये तरीका हो, ऐसे कर लो। सिविल जज मारा गया, उसको 20 किताबों का जो कोर्स दे दिया जाता है, ये पास करो, फिर उसका मेंटल जो है वो टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। पता नहीं उसको किस किस में से गुजर के वो बेचारा बच्चा कर्ब में से। एक कर्ब में से गुजर के ना, तो वो आके सीट पे बैठता है। फिर उसके अंदर एक हाई कोर्ट का डर खौफ होता है। उन्हें वो आके बैठता है तो उसको समझ आता है, उसे वो मुनीर साहब का शेर याद आता है अच्छा, कि मुनीर एक न्याजी साहब का। मुनीर न्याज़ साहब का एक ठीक है। और दरिया का सामना था मुझको, मैं इस दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, हाँ कि ठीक है। उसे यही लगता है कि ये सबसे बड़ी मेरी मंजिल थी जो मैंने अबूर कर ली है। हाँ। पता ये चलता है कि वो सिर्फ एक स्टार्टर था, हम्म वो ट्रेलर था, हम्म पिक्चर अभी बाकी है। तो ये अच्छा, मैं पहले वो इंटरव्यू वाली बात आपकी हाँ कंप्लीट नहीं, कर लूं। मुझे मेरे सवाल का मुइन आप जवाब दें कि जब इंटरव्यूज हुए, जी मैंने 200 प्लस इंटरव्यूज मैंने न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़े, जी जी हाई कोर्ट से भी पता चला इंटरव्यूज हो रहे हैं। जी। यार एक बंदा भी उनमें से पास नहीं हुआ। क्या फिर ये तरीका ठीक नहीं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पेपर्स आप दें। नहीं नहीं पेपर ना दें। अब जजेस के आगे वकला पेश होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जी उनको आइडिया होता है कि यार इसको केस की हाउ टू नो पता है, बिल्कुल इसका जो लॉ है इसकी वो आस्तीन में है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। तो ये कॉम्पिटेंट लॉयर है, इसकी एलिवेशन बेंच में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक तो ये हो रहा है ना। अब अ, मुझे ये बताएं कि क्या वो इंटरव्यू वाला तरीका जिसमें सारे 200 के 200 वकील फेल हो गए जी और कोई भी जज साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब कोई बंदा पुन के नहीं निकाल सके कि यार एनु हलफ चुका दो तो या फिर जैसे 70 ये अब हो रहा है नेपोटिज्म कह लें। नेपोटिज्म ही है, नेपोटिज्म ही है माजरत के नहीं साथ। नेपोटिज्म है मगर कंपिटेंसी पे तो कोई सर क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क देखें, जो लगे हैं या जो नहीं, लगने चलो जा टेन रहे हैं, मैं परसेंट किसी की मुइन बात नहीं 10% करता। होगा, 10। क्वेश्चन मार्क होगा। मेरा इंटरव्यू वाला सवाल है कि 200 बंदे ने अप्लाई किया जी कि जी मैनू नहीं जज ला रहे, देखो मुइन नु ला रहे ने, जी। सर ने क्या आ जाओ। हाँ जी, आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं वो फेल हो गए ना। 70s 80s में सर जब जजेस अपॉइंट होते थे, हम्म जो आपने बात की कि जो मेरे सामने पेश हो रहा है इसको आर्गुमेंट्स करने का तरीका पता है, इसको लॉ पे ग्रिप है, इसको फैक्ट्स पे ग्रिप है, ही इज सीरियस लॉयर। ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। ड्राफ्टिंग अच्छी है इसकी। अब तो खैर चैट जीपीटी और एआई आ वो गए, नहीं इसने वो तो नहीं करनी, पूरी चीजों को वो मैं फारिग तो कर खुद दिया चैट है। जीपीटी पे आपका भी बना के लाया हूं। और राज भी खुल गया है। मगर मैं व्यूअर्स को ये कहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें क्योंकि विद कॉशन। हाँ विद क्वेश्चन। अच्छा इसके साथ एक और अहम बात यह है, लोग क्या कह रहे हैं कि जी चैट जीपीटी को आप तू उतो लिख लिया है। नहीं, सर मैंने चैट जीपीटी के अंदर ये 15 बातें लिखी हैं, लिखी है और उसके बाद वो उसको चैट बोला जीपीटी, है, वो तो जिस जो यूज करता है उसको इस चीज का आइडिया है कि इसको बकायदा ट्रेन करना उसने पड़ता सिर्फ है। हाँ और आप कंपाइल किया है, हाँ उसने कंपाइल 1 2 किया, 3 आपको 4 बकायदा किया है। उसको पूरा मटेरियल देना हाँ जी। पड़ता है, आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, उससे गुफ्तगू जारी रखनी पड़ती है। मैं 3 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। अब जाके मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि इसे क्वेश्चन किस तरह से करना है और इसने हाँ आगे से जवाब इस तरह से करना है। खैर ये तो बाद में से बात निकली। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के जो लॉयर्स थे वो जब जजेस के सामने पेश होते थे, उनकी एक वर्थ होती थी, जजेस को पता होता था, और जिस वक्त उनका केस आता था
जजेस उसी वक्त माइंडफुल हो जाते थे कि ये जो मेरे सामने पेश हुआ है इज नॉट अ जूनियर, ही इज अ सीनियर लॉयर, और उसकी जो भी कोई बात होती थी उसको वजन देते थे और नोट भी करते थे। नोट भी करते थे। फिर वहां से वो उसको रिकमेंड करते थे एजी ऑफिस में कि जनाब इसको गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया जाए, एडवोकेट या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वो फिर एलिवेट और होता ये था उधर एक से। बकायदा एक ऑनर होता था। आजकल तो इनकी तनख्वाह ही काफी है, उस वक्त ये ऑनर तो होता तनख्वाह था। जरूरी थी यार, ज्यादा होना महंगाई का आप नहीं, मैं जरूरी थी, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त हमें जो 10 लाख का केस आ जाए आपको, जी जी, तो आपको कहा जाए नहीं मोइन यार तू 2 लाख चला तो मैं ऑनर की ये बात कर रहा हूँ कि उस वक्त ऑनर भी होता था बेशक, लेकिन अपनी प्रैक्टिस ऑनर छोड़ बहुत के थी, जाना ऑनर बहुत थी, वो काफी मुश्किल काम होता। तो ये तरीकाकार तब अच्छा था। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। अब क्राइटेरिया क्या है? मोइन आपकी बात एक काटूं, एक बात बहुत जबरदस्त मुझे याद आ गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मुझे ये कौन से जस्टिस साहब ने ये बात सुनाई है, ये पता नहीं कौन से सन का दौर था, ये मैंने उनके मुंह से सुनी है। मैं एक शादी पे बैठा था, किसी जज साहब के बेटे की शादी थी अपने वालिद मोहतरम के साथ, तो वो दूसरे जस्टिस साहब ये बात सुना रहे थे कि एक दफ़ा ना डिप्टी कमिश्नर लाहौर, वो चीफ जस्टिस को जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से निकल के ना, सॉरी उसने रजिस्ट्रार साहब ने उसको बुलाया था डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, और वो निकल के ना वहां से बाहर जा रहा था और चीफ जस्टिस के कमरे के आगे से वो गुजरा, और जो उसके वो बूटों की आवाज थी ना, उसमें से आवाज आ रही वो थी, आवाज आ रही थी, उसका नोटिस लिया गया कि गया। वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंट थी। बिल्कुल नहीं है। इतना वो डिग्निटी, इतना वो जिसको आप कहते हैं कि वो इज्जत और एहतराम की जो अभी आप बात कर रहे थे, वो था कि ये चीफ जस्टिस का कमरा है। आज वो नहीं है। आज वो नहीं है, और उसको कहा गया कि आप आराम से गुजरो, और वो डीसी साहब सुना है कि आराम से गुजर गए। अब ये वाकया मुझे इसकी तफसील तो नहीं पता, अगर मैं गलत हूं तो व्यूअर्स भी मुझे ठीक कर सकते हैं, कुरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हुआ है। ये एक बाकायदा किताब में भी कोट है, मुझे अच्छा किताब में भी है, मुझे इसका नहीं कोर्ट पता। में एक चौधरी साहब गांव के उस वक्त के जो केसेस उठ के बेचारे लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच जाते थे। अच्छा तो वो चौधरी साहब के खुस्से में से ची ची की आवाज आती थी। तो ये किताब में कोट है, ये किताब में कोट है जी, ठीक हो गया। तो उसको बाकायदा कंटेम्प्ट के तौर पर उसको कोर्ट खत्म होने तक दीवार के साथ खड़ा रखा गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गुस्से में होगा, बूटों में तो वो गुजर गए थे तो उनको बाकायदा अच्छा मोइन, वक्त कम है जो है, सवालात आपसे गुफ्तगू का बहुत मजा आ रहा है, मैं तो चाह रहा था कि आपसे बहुत सवालात किए जाएं, मगर टाइम बहुत कम रहता जा रहा है प्रोग्राम का। अब मैं आ रहा हूँ स्ट्राइक की तरफ। आप प्रैक्टिसिंग लायन है, 15 साल में आपने तो माशाल्लाह कोई सैकड़ों में तो हड़तालें आपने देखी होंगी। बिल्कुल ऐसे आज बावजह हड़ताल केस मुलतवी होकर बतकर्रर 25/3/2025 पेश होवे, और उसकी स्टैंप बनी हुई है, और वो बनवाई हुई है, वो इसीलिए बनवाई है कि परसों फिर हड़ताल, आज हड़ताल सी ना। ये जब हम नए नए प्रैक्टिस में आए थे ये तब नहीं थी, बवजह हड़ताल लिखा जाता था, बवजह हड़ताल। अब वो स्टैंप्स बन गए क्योंकि दरमियान में कुछ दौर ऐसे आए हैं कि रोज हड़ताल, और 90 डेज वाली तो मॉडल टाउन कचहरी वाले में तो 90 दिन हुई, उथे ते रोज इंजन ठप्पे लगने। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम यकीन जाने तंग आ गए थे, क्योंकि जाहिर है लॉयर का एक जो सिलसिला है वो कोर्ट में अपीयरेंस के बगैर अधूरा है। वो कोर्ट अपीयर हो और सिर्फ स्ट्राइक हो। मुइन, मैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब से पूछता हूँ, मैं लाहौर बार एसोसिएशन के सदर साहब से पूछता हूँ, मैं 75 पंजाब बार काउंसिल के मेंबर से पूछता हूँ, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के तमाम मेंबर से पूछता हूँ, मुझे इतना बता दें इस लॉ के तहत होती है, चलो जिस भी लॉ के तहत होती है हड़ताल, किस उससे आपने कभी कोई मकासद हासिल हुए? नहीं। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट आज तक सही तरीके से उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। हमें ग्रेड 17 का उसमें लिखा हुआ है कि वकील की फैमिली को किया जाए, हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाए, डॉक्टर ऐसे देखता है, वो कितने हैगा जी, वो ले आओ जी, कागज ले आओ जी, ताड़ा ते आया ही नहीं, लेटर ही नहीं आया, ऐसे ही है। तो भाई आप हड़ताल जो आप इतनी लंबी हड़तालें कर रहे हैं, उसका आपको वकला को फायदा क्या? मुझे ये बताएं कि आप मुझे फायदे की बात बताएं कि स्ट्राइक से हमारे जो बार एसोसिएशन है या जो हमारी जिस कॉज के ऊपर ये स्ट्राइक कॉल की जाती है, क्या वो मकासद हमें कभी हासिल हुए? और उसका आम आदमी को जिसका केस 5-7 साल से चल रहा है, उस दिन वो मिसल बतकर्रर
25 के मैं 8वें महीने में चला मैं गया, आपको उसका इसका जिम्मेदार मोइन कौन है? मैं आपको हाँ, इसका ये बताएं बिल्कुल। जवाब देता हूँ इसका। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म अ, कोई भी कुछ ही समझ लें हम्म बॉडी के लिए, खाने के लिए, हम्म या कोई अच्छी खुराक खाने के लिए, आप थोड़ी मिकदार में लें, हम्म कंसिस्टेंटली लें, हम्म अच्छी है, आपको फ़ायदा देगी। हम्म लेकिन अगर वही आप ज़्यादा मिकदार में खानी शुरू कर देंगे, या तो वो अपनी अफादियत खो देगी, हम्म, ख़त्म हो जाएगी उसकी, या ठीक है। आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान होना शुरू हम्म, हो जाएगा। बिल्कुल। नतीजा क्या निकलेगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा ये चीज़ बंद कर दें। हम्म स्ट्राइक का जो स्टार्टिंग में पहले कभी हुआ करती थी, और जिस वक्त हम आए थे तब बहुत कभी कभार हुआ करती थी, 2008-9 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले भी अक्सर औकात ये इसको कंडेम किया जाता था। स्ट्राइक उस सूरत में होती थी जब बहुत बड़ा कोई मिसहैप हुआ है और लॉयर्स के साथ हुआ है हम्म स्पेसिफिकली, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता था स्ट्राइक को, वकला पेश नहीं होते थे और रैली निकालते थे हम्म, और एक मैसेज पहुंचाते ये थे जरूरी था इस अरबाब हद तक इख्तियार जो तक। आप बता रहे हैं, ये बिल होना चाहिए, इतना ठीक मैं है। भी साथ हूं इस बात के। जिस वक्त इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, आए दिन हड़ताल, हफ्ते में 2-2 दिन हड़ताल, उसका फ़ायदा क्या होता था? सदर साहब ने एक सेक्रेटरी साहब ने एक मरासला निकाल दिया जी, आज कोई अदालतों में पेश नहीं होगा। हम्म माजरत के साथ इस पिछले अदवार में 15-20 सालों में कुछ ऐसे हमारे बार के अहदेदारान आए हैं जिन्होंने स्ट्राइक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। हम्म यानी कल उनकी कोई बेल लगी है या हम्म कोई स्टे लगा हुआ है जिसको जज साहब खारिज कर देंगे, तो उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस कर दी। हम्म, और इस पे पहले जजमेंट्स भी थी कि स्ट्राइक वाले दिन कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब बार बार स्ट्राइक का जो नुकसान हुआ, मैं हम्म उसकी तरफ आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट का ये रिसेंटली एक ऑर्डर जारी हुआ है बाकायदा, मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब जी का। जी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा जी उस आपकी दौर में तो डायरी भी बंद हो गई थी ना, डायरी भी बंद उन्होंने होगी, कहा था फिर और हड़ताल है तो घर ही बवो। जजेस साहिबान को उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी कि आपने स्ट्राइक ऑब्जर्व नहीं करनी, हम्म, आपने जिस चीज़ का ओथ लिया है या जिस चीज़ की आपने आप ज्वाइनिंग काम की, करें बस। आप अपना काम करें। हम्म और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्राइक के बावजूद एडवर्स ऑर्डर हुए, हम्म अपील में एक आध दफ़ा स्टे मिला, बाकी हम्म रेमेडीज हमारी वो भी लूज हो गई। हम्म, हम हाई कोर्ट गए तो वहाँ पर जाके जब हमें कहना पड़ता है कि हाँ जनाब स्ट्राइक थी, उन्होंने कहना कि आपकी स्ट्राइक तो नहीं थी, चलें पिटिशनर की स्ट्राइक तो नहीं थी, वो हाँ तो पेश हो बिल्कुल। सकता था। हाँ तो बहुत एम्बेरसमेंट हुई। हम्म एक स्ट्राइक वो चीज़ थी कि जिससे एक मैसेज कन्वे होता था हम्म ऊपर अपर हायरार्की और तक। इतना तो हर प्रोफेशन में जरूरी है कि ज़रूरी है, आपने अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा बताना भी है बताना कि होता है हम कि जिंदा हम हैं। जिंदा हैं। हाँ अब जब आप अपने मकासद के लिए इस चीज़ का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। अब नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने स्ट्राइक की जो एक वर्थ थी, पावर थी, वो लूज़ कर दी। हम्म सेकंड, लॉयर जो है रोज़ रोज़ की हड़ताल देख के तंग आ गए। हम्म साइलान जो है वो कहते हैं यार वो थे। अब मैंने बहुत सारे जो लोग आते हैं वो पहले एक ही बार पूछते हैं, हम्म कल हड़ताल तो नहीं होएगी? हम्म भाई वो उनको ये लगता है कि शायद हमें पहले से इत्तला होती है, हम्म तो वो हम नहीं बता सकते एट दैट टाइम। हम्म और मैं आपको अपने कई केसेस की ऑर्डर शीट हम्म दिखा सकता हूँ, हम्म यकीन जाने कि एक डेट पे हड़ताल, हम्म वो 15 दिन की बाद की डेट डाली, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर हड़ताल, हम्म 4 स्टैंप्स लगी हुई हैं कंसिस्टेंटली हड़ताल की। ठीक। तो एक तरफ हमने उसका फ़ायदा जो है वो खो दिया, हम्म, और दूसरा नुकसान ये गेन किया कि वकला साहबान की भी वो वर्थ नहीं रही स्ट्राइक वो अनाउंस करने बंदा से। अपनी खो देता ना वो सारी बात के। साहिल जो है वो रुल हम्म गया बेचारा, हम्म वो उसका अदालतों पे एतमाद ख़त्म हो गया। हम्म और जजेस साहिबान को भी अब इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो भी कहते हैं जी हमने करी जाओ। एडवर्स ऑर्डर हमने हाँ पास कर देना है। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। स्ट्राइक का फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब सारों को और बैठना और चाहिए। आपकी जो काबीना है माशाल्लाह, हम्म उसने अब तक मेरा ख्याल है अपने पूरे टेन्योर में 2 या 3 स्ट्राइक अनाउंस किए, और वो भी उसकी रीज़न यही थी मुइन, जो मैंने आपने लॉयर्स पंजाब बार प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल की से बात की है। इंफॉर्मेशन हासिल की थी 2024 में जी 53 स्ट्राइक्स हुई थी। जी 53। हाँ जी 53। और अब तक की कितनी हुई अब तक है? मैंने जो है मालूमात हासिल नहीं की, कम हुई होंगी। मैक्सिमम ठीक 3, है। या कोई अगर मैं कोई एक आधी भूल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है। हम्म मतलब ये देख लें कि आप ये जनवरी से काबीना आई हुई है हम्म और अप्रैल आ गया, और इस दौरान वकला के साथ जो कुछ हुआ है, हम्म मॉडल टाउन कोर्ट्स में हम्म जो वकला के साथ हुआ हम्म है, और ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम्म हमारे सदर साहब मुबशर रहमान साहब जो है, हम्म उन्होंने काफ़ी कोशिश की। लेकिन उनको जो, क्योंकि जाहिर है एंटी हम्म गवर्नमेंट आप एक इलेक्ट होके आते हैं, इस वक्त जो पीटीआई के जितने भी लॉयर्स विंग के थे उनकी सपोर्ट हमारे सदर साहब को थी,
और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी अपोजिशन थी, हम्म, उसके बावजूद हमने सिर्फ कम से कम स्ट्राइक रखने की कोशिश की है। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, हम्म, और इस कोशिश करेंगे कि इस चीज को आगे लेके चलें हम्म, ताकि स्ट्राइक की वो जो पावर थी हम्म। वो कायम रहे। लोग जो है स्ट्राइक को ऐसे जी ठीक हो गया रूटीन मुइन, में ना काउंट आखिरी करें। 4 मिनट हैं, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और प्रोफेशन के हवाले से है, यंग लॉयर्स के हवाले से है। मुइन, पंजाब बार कौंसल के पास क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए कि एक नया फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आता है, मैंने अपने हर प्रोग्राम में इस सवाल को करते रहना है, मैंने वो आपने कहा ना अरबाब इख्तियार, हमारा अरबाब इख्तियार है पंजाब बार कौंसल, पंजाब बार काउंसिल। पाकिस्तान बार कौंसल, ठीक है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सर जब एक बच्चा जो है उसके माँ बाप जो है अपना कर्जा उठा के जेवर बेच के अपने बच्चों की फीसें देते हैं कि यार बच्चा लॉयर बन गया है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहा है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहा जस्ट है। लाइक एमबीबीएस, हाँ, मतलब डॉक्टरी की भी। एमबीबीएस तो मैं समझता हूँ लॉ से बड़ी अच्छी डिग्री है। मैं आपको अपनी मेरा क्वेश्चन सुन लें। जी जी। पंजाब बार वकील 17 साल की एजुकेशन हासिल करता है, फील्ड में आता है, उसको फाइनेंशियल बैकबोन उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी, ऐसा ही है। ठीक है, अब उसके घर वाले उसको भेज रहे हैं कि बेटा अब हमारी बस हो गई है और कमा के लाओ। कमा के लाओ, हमारे हिस्सा डालो, कुछ कोई बिल दे दो, कोई राशन डाल दो घर का। सर पंजाब बार कौंसिल ने 53 स्ट्राइक्स की हैं 2024 में, अपने फायदे के लिए। एक कोई स्ट्राइक हमारी कॉज पे, वेलफेयर कॉज पे वकला के की हो कि आप उस बच्चे को, जो बच्चा आके आपको एप्लीकेशन दे, कोई स्कीम मुतारफ कराएं कि सर मुझे कोई एडवाइजरी ले दें 2 साल के लिए, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, और मेरा 20,000 लगा दें, ठीक है, या कोई एडवाइजरी स्टाइपेंड हो जाए मेरा, कोई इनिशियली मेरा हाँ, आने जाने का खर्चा निकल आपको जाए, मोटरसाइकल का जो पेट्रोल हाउस निकल दो जाए में यार। एमबीबीएस वालों को हाँ, देते उनको हैं लाख वही रुपया डॉक्टर्स को मिल कुछ रहा है, नहीं तो मिल रहा हमें है, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो पंजाब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि पंजाब बार कौंसिल को जो है, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम करके ना कोई ऐसी स्कीम मुतारफ करानी चाहिए कि इस प्रोफेशन की उससे ना एक इज्जत भी और बहाल होगी। बहाल हो। मैं वंस अगेन मोहम्मद अहमद क्यूम साहब का नाम जी आता जी है, बिल्कुल। उन्होंने इस हवाले से बहुत कोशिश की अच्छा। कि जितने भी कंपनीज हैं, हम्म, और ये हमाद साहब जो आपके भाई भी हैं, हाँ, उन्होंने 2013-14 की बात है, उस वक्त भी ये एक बात उठी थी कि हम्म, पंजाब बार काउंसिल इस पे बात क्यों नहीं करती। हम्म, तो हम चूंकि लॉयर्स, एज ए लॉयर्स, हम्म, हम उस वक्त स्ट्रगलिंग फेस में थे, हम्म, तो हम बड़े खुश हुए थे कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, हमें कम से कम आने जाने का खर्चा मिल जाया खर्चा करेगा। मिल जाया करे। और हम्म, सबसे बड़ी बात, ये खर्चे वाली बात है, लाइटर नोट में कर रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, आपको काम करने को मिलता है। हम्म। आप जो फ्रेश आप लॉ फौरन ग्रेजुएट एंगेज होता हो है ना, जाते हैं ना, इंगेज हो जाते हैं। फाइल आ गई सामने। आप जिस वक्त इस प्रोफेशन में पाँव रखते हैं ना, तो आप पर कोई इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता। वो हमेशा आप 10 5 साल साल और जुतियां कसाओ तोड़ो, जो हमने 5 से 10 देखा और सुना साल हुआ है। एटलीस्ट आपको सिर्फ यही जज करने में लग जाते हैं कि मैंने इस फील्ड में टिकना है या नहीं, या मैंने कहीं और जाना है, या मैं इसी का काम सीख लूंगा या मैं कोई डिप्लोमा ले यार लूं। तौबा इस्तगफार मुइन, मैंने सिविल यकीन कोर्ट में जाने। ना वो फट्टों पे बैठ के यंग लॉयर्स के मुंह से ये सुना है कि मुझे फवाद भाई 3 साल हो गए हैं, कुछ करवा दो। सर कुछ भी नहीं है 3 साल और तो। उसने ये लिटरली ये बात कही है कि मैं, मेरे अब्बू कह रहे हैं एसी फ्रिजा का काम सीख ला है। बिल्कुल बेचारे ये हमारी हालत है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो पंजाब बार काउंसिल ने उस हम्म, वक्त इनिशिएटिव लिया था, हम्म, लेकिन दरमियान में फिर वही बात है कि जिस वक्त गवर्नमेंट उलटती है, नए इलेक्शंस आते हैं, पंजाब बार काउंसिल चेंज हो जाती है, वो पिछलों के भाईजान जो है तो इलेक्शन पे मकासद जब वो खत्म हो एक जाते कैंडिडेट हैं। का 3 करोड़ लगा होगा, जी, तो तो उसने उसने अपने वो रिकवर करने हैं या या फिर वो वेलफेयर की बात हमारी करनी है, वेलफेयर की बात करेगा, सीधी तो बात वो है। बात फिर वही डंब हो गई। हाँ। तो ये इस पे बिल्कुल होनी चाहिए, वकला को भी एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए फील्ड के अंदर, ताकि वो सीख सके, उठाए वो ना आवाज यार। पॉजिटिवली। मुइन आप क्यों नहीं इस पे काम करते? आप माशाल्लाह सर आर्टिकल्स लिखते हैं, बिल्कुल। एसएसआरएन पे आप, एसएसआरएन पे आपके आर्टिकल्स जी जी हैं, बिल्कुल है। मुख्तलिफ मतलब आपके टॉपिक्स हैं, तो इस बिल्कुल। पे मैं कहता हूँ लिखें, इस आवाज को भी बुलंद मैं करें। समझता हूँ लिखने से ज्यादा इसके लिए पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, और ठीक है। जो यहाँ पर पॉलिटिकली आप सिनेरियो देख रहे हैं इस वक्त जो करंटली चल रहा है, उसमें काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात आपकी दुरुस्त है और उस पर करना भी चाहिए, और मैं कोशिश भी करूंगा कि ये आवाज बुलंद की जी जाए मोइन, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान थे मोइन अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट। इसी के साथ अपने मेज़बान फवाद मुनीर मुगल एडवोकेट को इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।